और अगर हम बात करें ग्रैन्युल्स के थ्रू प्लास्टिक का जो सर्कुलर है, ये बनाना इतना चैलेंजिंग क्यों है? मगर वो ऐसा मिथ है, रिप्रोसेस थोड़ा सा कम रहेगा, बस आपको काम करने की चाह होनी चाहिए। कि हमारे साथ हैं मिस्टर आयुष महेश्वरी जी। आज हम जानेंगे कि हमारे घर से जो कचरा निकलता है, वो निकलने के बाद उसका क्या यूज़ होता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है। सबसे पहले तो उसका कलेक्शन ही प्रॉब्लम है। वेस्ट आप कितना भी बोल दें, हर घर से वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, मगर वो प्रॉपर तरह तक इंडस्ट्री से पहुंच ही नहीं पा रहा है। लाइक सेग्रीगेशन का प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं होता है, इसके आउटकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर सेग्रीगेशन ढंग से नहीं होगा तो मटेरियल भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये और अगर मैं बात करूँ इनका कॉस्ट क्या आता होगा, जैसे अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें। मैंने रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा 2 रुपए में, उस सब की प्रोसेस का कॉस्ट तो अल्टीमेटली आपको वो 12 to 14 रुपीज तक मिलेगा मार्केट में। अगर हम रीप्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं आएगा इसमें। जैसे अगर हम कुछ प्रोडक्ट को जो हमारी वर्जिन से बनी है, वर्जिन के प्रोडक्ट को अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं, तो के हिसाब से मतलब गैप जो आता है वो क्या है? अभी बेसिकली देखा जाए ना तो गैप 2 तरीके से आ रहा है। आज की तारीख में वर्जिन का जो प्राइस है और रीप्रोसेस का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है। कि हम अगर वर्जिन का प्राइस अगर 5 रुपए है और रीप्रोसेस का प्राइस अगर 3 रुपए है, तो गैप कम है, तो फिर हम हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्यों बिगाड़ें? अगर हम ये बात करें कि जैसे टारगेट पूरा करना है या फिर अच्छी क्वालिटी रिसाइकलिंग की हमें देनी है, तो इस दोनों में क्या अंतर आता है? अगर आप सिर्फ टारगेट पे फोकस रखें तो टारगेट के चक्कर में आप क्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लाइमेटो टीवी। मैं हूं आपका होस्ट गौरव शर्मा, और आज हम आपसे बात करेंगे इन्वायरमेंटल से जुड़े कुछ टॉपिक पे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आज हम जानेंगे कि हमारे घर से जो कचरा निकलता है, वो निकलने के बाद उसका क्या यूज़ होता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है। इसके बारे में हम विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर आयुष महेश्वरी जी। हेलो। और आयुष जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या करते हैं। एक्चुअली मेरा जो काम है ये प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने का है। जो प्लास्टिक वेस्ट भी अलग अलग वैरायटीज का आता है, उसमें से एक प्रकार की वैरायटी का रिसाइकलिंग मैं करता हूँ। जैसे कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में देख रहे हैं कि आप घर से इन्वर्टर, कार की बैटरीज, टू व्हीलर की बैटरीज, ये सब जो निकलती हैं वो भी रिसाइकल होती है। हर प्लास्टिक रिसाइकलेबल होता है। अब उस प्रकार में से, उस इतनी वैरायटी में से एक प्रकार मैंने चुना है जो कि है प्लास्टिक की बैटरीज। उनकी जो बैटरीज का जो शेल होता है, ये सबसे पहले जो बैटरीज आती हैं वो स्मेल्टिंग प्लांट में जाती हैं। स्मेल्टिंग प्लांट में से उसमें अंदर आपने देखा होगा इसमें लेड रहता है, एसिड रहता है, वो सब निकल के उस स्मेल्टिंग प्लांट में खाली हो जाता है। फिर बचता है उसका आउटर शेल। आउटर शेल को यूज नहीं करते हैं, उस आउटर शेल भी रिसाइकल करते हैं हम लोग। वहां हमारा रोल आता है। हाँ। अभी सर, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया अभी डिजिटल इंडिया में आ गया है, हर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन का कोई इम्पैक्ट आया है? जैसे कि प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है सिंपल हो गई है, या अभी भी ये स्कैटर्ड ही है? प्लास्टिक इंडस्ट्री देखा जाए तो धीरे धीरे, अब पहले बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थी। जब से डिजिटलाइजेशन आ रहा है, धीरे धीरे सब चीजें वापस से फॉर्म में आते जा रही है। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, जहाँ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं पहुंच रहा है। तो गवर्नमेंट और जो कंपनी है उन सबको मिलके इसको अभी भी वापस से डिजिटलाइजेशन पे पूरा आना चाहिए। उससे सभी को फायदा है, हमको भी है, प्लस जो वेस्ट स्क्रैप खरीदते हैं, जो वेस्ट का काम करते हैं, सबको फायदा रहेगा। और यहाँ पे सर हम देखते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? लाइक कलेक्शन में, शॉर्टिंग में, या फिर इसके प्रोसेसिंग में? सबसे पहले तो उसका कलेक्शन ही प्रॉब्लम है। वेस्ट आप कितना भी बोल दें, हर घर से वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, मगर वो प्रॉपर तरह तक इंडस्ट्री से पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसका वेस्ट अगर ढंग से कलेक्शन होगा, अगर उतना मटेरियल मिलेगा, तो इतनी इंडस्ट्रीज भी डे बाय डे आती जा रही हैं। मार्केट में हर दिन कोई ना कोई नई इंडस्ट्री आ रही है। उस नई इंडस्ट्री तक अगर मटेरियल पहुंचेगा तो सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग भी ईजी रहेगा। और यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि अगर कोई प्रोसेस लाइक सेग्रीगेशन का प्रोसेस अगर सही तरीके से नहीं होता है, तो इसके आउटकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर सेग्रीगेशन ढंग से नहीं होगा तो मटेरियल भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो बहुत डे टू डे वाली चीज़ है। आप कोई से भी खाने की चीज़ ले लें या प्लास्टिक का ले लें, कोई भी रिप्रोसेसिंग का ले लें, अगर वो चीज़ ढंग से सॉर्ट नहीं होगी तो इस चीज़ का इम्पैक्ट उसके फाइनल प्रोडक्ट पे हमेशा आएगा। तो सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम अभी जैसे देखते हैं कि प्लास्टिक को जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, इसको बिग स्केल पे मैनेज करना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है। हम्म ऐसा क्या सही है?
नहीं, ऐसा सही नहीं है। प्लास्टिक स्केल अगर ढंग से मैनेज करा जाए तो हर चीज़ मैनेजेबल है। आजकल इतनी सारी मशीन्स आ रही हैं, इतने टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अगर उसको प्रॉपर ढंग से मैनेज किया जाए तो मैनेजेबल है। ग्रेट। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि प्लास्टिक का प्रोसेसिंग क्या होता है, अगर प्लास्टिक मतलब कैसे बनती है रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री, शुरू से वेस्ट से लेकर के अगर हुँ, ये ग्रैन्युअल बनती है, हुँ, बोलने में तो सर बहुत आसान है कि आप प्लास्टिक से राइट। रिसाइक्लिंग बना हाँ, लीजिए हाँ। और उसको ग्रैन्युअल में कन्वर्ट कर दीजिए, हुँ। लेकिन इसका प्रोसेसिंग क्या होता है? सबसे पहले इसका प्रोसेसिंग होता है कलेक्शन। आप अगर वेस्ट आप जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर अच्छे से कलेक्ट करिए, फिर उसके बाद उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है। सॉर्टिंग अगर अच्छे से हो जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट आपका अच्छे से बनेगा और फिर इस बीच में आती है आपकी वॉशिंग की प्रोसेस। जैसे हर प्लास्टिक वेस्ट वॉश नहीं होता है। का कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सब दूर से सेग्रीगेट नहीं हो पाती ढंग से, तो उसको सेग्रीगेट करके उसको ढंग से वॉश करना पड़ता है। अगर अच्छे से वॉश होगा, तो ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो पाएगी। फिर वॉशिंग के बाद आती है उसकी प्रोसेस, जो कि वॉशिंग के बाद फिर ये जो लेबर प्रोसेस रहता है, मशीन्स आ रही हैं आजकल बहुत अच्छी-अच्छी जो सेग्रीगेटर के उसमें काम में आती हैं। वो मशीन में से अनवांटेड पार्टिकल्स को सेग्रीगेट कर देती हैं, मटेरियल को अच्छा प्योर फॉर्म में बना देती हैं, फिर उसके बाद जाता है वो दाना मशीन में। दाना मशीन में उस चीज़ को पिघालते हैं, अच्छे हीट देते हैं, उसको पिघलने के बाद फिर उसका ग्रैन्युल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो सर बहुत ही लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस लंबा है, अगर चीज़ें अगर ढंग से प्रॉपर मैनेज होंगी और अगर ढंग से वॉशिंग अगर ढंग से सॉर्टिंग होगी, तो सब चीज़ें मैनेजेबल है और चीज़ भी अच्छी बनती हैं। अगर हम सर बात करें कि अगर हम कुछ मिक्स रिसाइकल या फिर हम मिक्स मटेरियल हम यूज़ करते हैं हुँ, और उसको रिसाइक्लिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हुँ। तो क्या ये रिसाइक्लिंग को स्लो कर देता है या फिर इसका मशीनरी पे भी कुछ इम्पैक्ट आता है? सी अगर मिक्स्ड पार्टिकल या आपकी उसमें बोले कि मिक्स स्क्रैप का अगर कोई सिर्फ ऐसा सिंपल ग्रैनुअल मांगता है कि हाँ भाई हमको ऐसा कैसा बना के दे दिया जाए तो इजी है, मगर उसको अगर क्वालिटी मांगता है तो फिर वही प्रोसेस आती है कि सेग्रीगेट करो। अगर आप जैसे हमारी फॉर एग्जांपल हमारी प्लास्टिक लाइन में जो बैटरीज आती हैं वो रेड ब्लू ग्रीन और अलग अलग प्रकार की बैटरीज आती हैं, ब्लैक भी आता है। अगर ये सब चीजें एक साथ मिक्स कर दिया आपने, रेड भी मिक्स कर दिया, व्हाइट भी मिक्स कर दिया, सारे कलर्स मिक्स कर दिए, ब्लैक कर दिए। अब उसका आप बोले कि सिर्फ व्हाइट बना के देना है। जैसे डिमांड आती है मार्केट में कि आपको व्हाइट चाहिए, किसी को रेड चाहिए, किसी को ब्लू चाहिए। तो आप वो बोलें कि आप मिक्स में से आप व्हाइट बना के दो तो प्रोसेस वही लेंदी हो जाएगी। उसको सॉर्ट करो, सारे कलर्स को सॉर्ट करना। तो अल्टीमेटली अगर सॉर्टिंग का प्रोसेस जहाँ इंक्लूड होता है तो वहाँ प्रोसेस भी लेंदी हो जाती है, प्लस मशीन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है उसमें। और अगर मैं बात करूँ इनका कॉस्ट क्या आता होगा? जैसे अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें हुँ, कि रॉ मटेरियल का परचेज़ का कॉस्ट क्या रहेगा? हुँ, इसको बनाने की कॉस्टिंग क्या आती है? हुँ, और इसका जो आउटकम है, हुँ। वो कॉस्ट क्या पड़ेगा मार्केट में? सी प्रोसेस का कॉस्ट हर हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग डिपेंड करता है। अगर आपके पास सारी ऑटोमाइज़ मशीन है जो कि सॉर्टर मशीन जो आती हैं जिससे हम मटेरियल अलग-अलग सेग्रीगेट करके सॉर्ट कर सकते हैं, उससे कॉस्टिंग कम हो जाती है। जिस इंडस्ट्री में पूरा लेबर पे डिपेंड है कि सॉर्टिंग भी पूरा एक-एक चीज़ लेबर करेगा, तो वहाँ कॉस्टिंग बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन देखा जाए तो अपन ने रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा ₹2 में। अब वो ₹2 का रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट ग्रैन्युल बन जाए। उसमें अगर आप डिमांड करें कि आपको अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट हो जाए तो वॉश करना पड़ेगा। उस सब की प्रोसेस का कॉस्ट एक मोटा-मोटा मान के चलिए कि ₹5 फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई। उस ₹5 के बाद फिर दाना आप बोले कि हमको दाना भी चाहिए इसका, तो उसका दाना बनाने का कॉस्ट भी अनदर ₹5 फॉर एग्ज़ाम्पल जुड़ गया। तो अब ₹2 की चीज़ अल्टीमेटली आपको ₹10 और कॉस्टिंग जोड़ के फाइनली ₹12 में पड़ती है। उसके बाद फिर अब अपन काम कर रहे हैं तो काम के बाद उसकी मार्जिन भी जोड़नी पड़ती है। कोई भी इंडस्ट्री बिना मार्जिन की काम करती तो नहीं है। सबको अपना-अपना मार्जिन चाहिए। सबकी डिपेंडेंसी रहती कोई क्या भी मार्जिन रखेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी ने ₹2 मार्जिन रखी। तो फाइनल अगर आप ₹2 का प्रोडक्ट आप मार्केट में स्क्रैप दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको वो 12 टू 14 रुपीज़ तक मिलेगा मार्केट में। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट ये सब इंक्लूड होती है। अगर हम ये बात करें कि जैसे टारगेट पूरा करना है हुँ। या फिर अच्छी क्वालिटी रिसाइक्लिंग की हमें देनी है, तो इस दोनों में क्या अंतर आता है? क्या ये टारगेट पूरा करने में रिसाइक्लिंग की जो क्वालिटी है, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप सिर्फ टारगेट पे फ़ोकस रखें, तो टारगेट के चक्कर में आप क्वालिटी को सैटिस्फाइड नहीं कर पाएँगे। अगर आप क्वालिटी पे फ़ोकस रख रहे हैं, तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। और या फिर आप इसका एक बीच का सॉल्यूशन आता है कि आप अगर मटेरियल ही मार्केट से अच्छा वॉश करवा ले रहे हैं, जिसमें आपको कोई बीच की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमको हमारा टारगेट है महीने का अगर 10 किलो पूरा करना है, तो उस 10 किलो टारगेट के लिए हमको 15 किलो माल खरीदना पड़ता है क्योंकि उसमें इतना शॉर्टेज निकल जाता है, प्रोसेस रहती है और सॉर्टिंग के बाद चीज़ें और निकल जाती हैं। तो या तो हम मार्केट से डायरेक्ट 10 किलो सॉर्ट करा हुआ माल लें, तो उस मटेरियल को डायरेक्ट 10 किलो बनाने में टारगेट भी पूरा हो जाएगा और साइड बाय साइड आपका प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। अगर आप अनवॉश्ड और अनसॉर्टेड वेस्ट लेते हैं, तो फिर टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। ईदर ऑफ द थिंग हो सकती है, या तो टारगेट या फिर क्वालिटी।
सो अगर हम सर बात करें जैसे कि ईपीआर क्रेडिट्स की, तो ईपीआर जो क्रेडिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ अगर पेपर वर्क से हटाकर हम देखें तो ये कितना हेल्पफुल है? अगर ईपीआर वर्क को अगर सीरियसली लिया जाए और अगर पेपर वर्क से हटा दिए, हर इंडस्ट्री अगर इसको इम्प्लीमेंट करें, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे उसका जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। हर लोग, हर इंडस्ट्री वाला हर चीज में फोकस रखेगा कि अपने को ज्यादा से ज्यादा अपने को इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। अभी लोग सिर्फ ईपीआर को एज अ पेपर वर्क और एज अ कमाई के तौर पे ही देख रहे हैं। अगर इसको इस दिमाग से हटा के एनवायरमेंट की तरफ से सोचा जाए कि नहीं, एनवायरमेंट अब अपना भी साफ रहेगा, आगे आने वाली जनरेशन को कितना फायदा मिलेगा, तो उस चीज का बहुत बेनिफिट रहेगा। सर अगर हम ईपीआर सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें बहुत अच्छे से, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और सी ईपीआर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले तो आप जो इंडस्ट्रीज, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जो अनरजिस्टर्ड हैं, पहली बात। उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा रूल आना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री जीएसटी में या कहीं पे भी रजिस्टर्ड है तो उनको ये कंपलसरी करे कि उनको ईपीआर भी लेना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी ईपीआर नहीं ले रही हैं। उनको पता नहीं किसी चीज का डर है। वो डर जो है इंडस्ट्रीज को, सबसे पहले तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ईपीआर से डर नहीं होना चाहिए और ये जो भी चीजें हैं इसके एनवायरनमेंट के सेफ्टी के लिए है और आपके हित के लिए भी और आने वाली जनरेशन के हित के लिए भी है। सो वो चीज अगर एक बार इंडस्ट्रीज को समझ में आ गई और इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी हो गया तो अल्टीमेटली फायदेमंद ही रहेगा हमेशा। ईपीआर से रिसाइकलर को बेनिफिट है या फिर लॉस है? ईपीआर से रिसाइकलर को बेनिफिट है। ऑब्वियसली अगर मैं इंडस्ट्री लेके बैठा हूँ बीइंग अ बिजनेसमैन, तो ईपीआर मेरे लिए और जनरेशन आगे और इसके एनवायरनमेंट के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। मुझे मेरी कमाई मिलेगी, एनवायरनमेंट को उनकी सेफ्टी मिलेगी, साफ सफाई रहेगी। तो गवर्नमेंट ने, अगर मैं ऐसा कहूँ कि गवर्नमेंट को अगर सारे रिसाइकलर पे अगर वो ईपीआर सिस्टम लागू कर देती है तो इससे उनको बेनिफिट ही है, कोई लॉस नहीं है। कोई लॉस नहीं है। ग्रेट। रिसाइकलिंग और प्लास्टिक का जो वर्जिन मटेरियल है, इन दोनों के बीच में इतना गैप क्यों होता है? और लोगों का जो ट्रस्ट है वो रिसाइकलिंग पर सर क्यों नहीं हो पाता है? बेसिकली आप दो चीज में एक ही डिफरेंस है। रीप्रोसेस जो ग्रैनुल्स होते हैं वो हमेशा वर्जिन के प्रोडक्ट से बने होते हैं और वर्जिन जो ग्रैनुल्स रहता है वो हमेशा डायरेक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आप वर्जिन का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी में हमेशा फर्क रहेगा। मगर अगर आप रीप्रोसेस यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइन में देखा जाए बैटरी है, वो वर्जिन से बनती है। अब आप कोई सी भी चीज एक बार वर्जिन तो यूज हो गया, अब उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा सा तो कम आएगा ही। तो वो जो मार्केट में गैप आ रहा है, ट्रस्ट इशू जो आ रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि वर्जिन की क्वालिटी में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, रीप्रोसेस में स्ट्रेंथ कम रहेगा। दैट इज ट्रू, बट कहीं ना कहीं आपको वो चीज भी यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो मार्केट से प्रोडक्ट रीयूज नहीं करेंगे। कोई भी चीज जो अपन मार्केट को वापस से रिसाइकल रीयूज का जो टर्म चल रहा है वो फिर कैसे होएगा? अल्टीमेटली थोड़ा बहुत तो सबको रिप्रोसेस तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर हम रीप्रोसेस यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप तो नहीं आएगा इसमें? जैसे अगर हम कुछ प्रोडक्ट को जो हमारी वर्जिन से बनी है, वर्जिन के प्रोडक्ट को अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं, तो इसमें अभी लोगों का जो ट्रस्ट अभी नहीं बन पा रहा है। लोग उसको वर्जिन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इस पे सबसे ज़्यादा अगर आपके हिसाब से मतलब गैप जो आता है वो क्या है? अभी बेसिकली देखा जाए ना तो गैप दो तरीके से आ रहा है। आज की तारीख में वर्जिन का जो प्राइस है और रीप्रोसेस का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम है। तो लोगों के मन में जो ग्राउंड रियलिटी चल रही है कि हम अगर वर्जिन का प्राइस अगर 5 रुपए है और रीप्रोसेस का प्राइस अगर 3 रुपए है, तो गैप कम है, तो फिर हम हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्यों बिगाड़े? अगर ये डिफरेंस ज्यादा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वर्जिन का प्राइस 15 रुपए है और रीप्रोसेस का प्राइस 5 रुपए है, तो लोग यूज करने में उनको भी फायदा है, प्लस मार्केट से रीयूज होएगा, चीजें वापस से खत्म होएगी। अगर ये गैप नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओह! ग्रेट। इसके अलावा से अगर प्लास्टिक की जो रिसाइक्लिंग है, इसका अगर हम डेटा और उसकी ट्रैकिंग की बात करें, तो ग्राउंड लेवल पे ये कितना मतलब अभी इम्प्लीमेंट करता है? इतना कितना मतलब आप इसको सही समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो चुका है? ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, बट अभी भी जो डेटा अपलोड होना चाहिए, जो कलेक्शन आ रहा है, वो कहीं न कहीं सिस्टम में अपलोड नहीं हो पा रहा है। अगर वो सिस्टम में अपलोड होगा तो हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये रहेगा कि यहाँ पे ये चीज़ इतनी प्रोडक्ट अवेलेबल है, यहाँ से हमको इतना प्रोक्योर करना है और हमारे लिए भी आगे और चीज़ें खुलेगी कि यहाँ से अपन इतना रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अगर डेटा प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर उसपे सिस्टम पे रहेगा, तो सब चीज़ को यूज़ करने में आसान रहेगा। ग्रैन्युअल का जो कॉस्ट है, अगर वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो फिर क्या है क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, आज की तारीख में लोग प्राइस कॉन्शियस हो गए हैं, लोग क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है।
पहले के टाइम में, आज से कुछ साल पहले, क्वालिटी कॉन्शियस हुआ करते थे, तो क्वालिटी के लिए लोग प्राइस देते थे। आप प्लास्टिक में नहीं, आप कोई सी भी फील्ड हो, सब फील्ड्स में आजकल लोग प्राइस कॉन्शियस हो गए हैं। आप 2 रुपए की चीज को 5 बार खरीद लेंगे, लगा प्राइस 10 रुपए, वो एक बार 10 रुपए नहीं देंगे। तो ये जो क्वालिटी का मार्केट में इशू चले गया है, जो प्राइस कॉन्शियस हो गए हैं, उसकी वजह से इस प्राइस में डिफरेंस आएगा। प्लास्टिक रिसाइकिल सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जो मटेरियल जहाँ से अवेलेबल हो रहा है, उसको ढंग से सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेट करके उसकी अवेलेबिलिटी बताएं। तो हर इंडस्ट्री वालों को ये चीज़ नॉलेज में रहेगी कि हाँ, ये प्लास्टिक मुझे यहाँ से मिलेगा, इतनी क्वांटिटी में मिलेगा, वो उस हिसाब से प्लानिंग करेगा। अभी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को मालूम नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में रखी रहती है, तो उस हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाता है। और सेकेंडली, ये जो गैप है वर्जिन के ग्रैनुअल्स और रीप्रोसेस के ग्रैनुअल्स में, ये जो गैप है, अगर ये गैप ज़्यादा रहेगा तो सिस्टम और ज़्यादा स्मूथली रहेगा, हर किसी को काम करने में मज़ा आएगा और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ग्रैनुअल्स में सर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या मैनेज करता है? ग्रैनुअल्स का ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कम रहेगा तो प्राइस भी कम रहेगा। यही चीज़ अगर आप देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन आजकल डे बाय डे कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, इन सब के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसा-जैसा ये प्राइसेस बढ़ते हैं, वैसा-वैसा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है। अगर यही चीज़ विद इन द लिमिट्स रहे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ईज़ी रहेगा, और सामने वाले को जो अपन ग्रैनुअल्स जिसको भी रिक्वायर्ड रहता है, तो अल्टीमेटली प्राइसिंग कम रहेगी। तो ये जो गैप है वर्जिन और उसका, ये गैप भी कम हो जाएगा क्योंकि प्राइसिंग कम रहेगी। और अगर हम बात करें ग्रैनुअल्स के थ्रू प्लास्टिक का जो सर्कुलर है, ये बनाना इतना चैलेंजिंग क्यों है? चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है कि अगर हम रीप्रोसेस का दाना यूज़ करके कोई प्रोडक्ट उसका जल रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो जल्दी टूट जाएगा। वर्जिन का बना हुआ प्रोडक्ट कम टूटेगा, मगर वो ऐसा मिथ है। अगर इसको अगर ढंग से प्रॉपर क्वालिटी से बनाया जाए, तो कहीं न कहीं वो भी लॉन्ग टर्म चलते हैं। वो ये जो मिथ है, ये मिथ लोगों के उससे दिमाग से हटाना पड़ेगा कि ग्रैनुअल्स कहीं से भी हो, नो डाउट वर्जिन के ग्रैनुअल्स हमेशा स्ट्रेंथ पे ज़्यादा रहते हैं, रीप्रोसेस थोड़ा-सा कम रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म इसका यूज़ करना हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम रिसाइक्लिंग प्रोसेस को अगर हमको बनाना हो, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या नया ऐड करना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को अगर पूरा उस पे चैनल पे डाल दिया जाए, पूरे प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाए, तो इंडस्ट्रीज़ तो आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ नया इंडस्ट्री खुल रही है। अगर ये चीज़ प्रॉपर अवेलेबल हो जाए मार्केट में और कम प्राइस में हो जाए, सॉर्टेड और सेग्रीगेटेड, तो हर कोई इंटरेस्ट लेगा और चीज़ें और स्मूथ हो जाएँगी। सर म्युनिसिपैलिटी का जो असली रोल है, वो सेग्रीगेशन से लेकर के रिसाइकिल तक पहुँचाने तक, उसका क्या रोल मतलब इम्पैक्ट होता है? सी म्युनिसिपैलिटी का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो वेस्ट है, ये हर घर से निकलता है। कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट खुद तो कभी जनरेट करते नहीं है। ये जहाँ से कलेक्ट होता है चीज़ें, वहीं से कलेक्शन के बाद खुद रीप्रोसेस करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग फेज़ ही अगर अपने को सब चीज़ें कलेक्शन होके मिले, तो इंडस्ट्रीज़ को भी ईज़ी रहेगा, रीयूज़ कर भी आपको ईज़ी रहेगा। इस मामले में हम इंदौर वाले बहुत सैटिस्फाइड हैं और बहुत खुश हैं। हर चीज़ को उनने सेग्रीगेट करके रखा है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और साइड बाय साइड वो सब चीज़ों का उनने जो आजकल प्रोसेसिंग है, सॉर्टिंग प्लांट है, सब चीज़ें सॉर्ट करके मिलती हैं। तो इंदौर में ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मैं ये चाहूँगा कि हर स्टेट में, हर सिटी में ये चीज़ एप्लीकेबल हो, ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ हो सके और इंडस्ट्री तक प्रॉपर वेस्ट मिल सके और फटाफट रिसाइक्लिंग का काम हो सके। अगर मैं बात करूँ इनका, अगर म्युनिसिपैलिटी का डायरेक्ट अगर कोई एक्शन या फिर रेगुलेशन, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिसाइक्लिंग पर? अगर म्युनिसिपैलिटी का अगर देखा जाए, तो इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुधार करनी चाहिए, जैसे कि अभी भी गीला सूखा कचरा है, बट उसमें भी थोड़ा-सा और चीज़ों को कॉलम बढ़ा दिया जाए। जैसे कि गीला, सूखा, सूखे में भी प्लास्टिक वेस्ट अलग, उस प्लास्टिक वेस्ट में पेट और पीपी अलग। ये देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी पे पॉसिबल नहीं है, लोग इतना नहीं कर पाएँगे। बट फिर भी अगर एक कॉमन कचरा का अलग से सेक्शन बना दिया जाए, गीला, सूखा एंड प्लास्टिक वेस्ट, ये चीज़ अगर एप्लीकेबल रहेगी तो सॉर्टिंग भी ईज़ी रहेगी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी ईज़ी रहेगी, और चीज़ों को ज़्यादा स्मूथ हो सकता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं सर स्टेट पॉल्यूशन की बात करूँ, तो स्टेट पॉल्यूशन ज़्यादातर पेपर वर्क में ही ज़्यादा काम करता है या फिर वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है? नहीं, स्टेट पॉल्यूशन गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, और अपन पूरा चीज़ गाइड करता है कि किस चीज़ को किस प्रकार से करना है, उनका गाइडेंस बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का सर जो सपोर्ट सिस्टम है और इसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ये कैसे इम्प्रूव होता है एक रिसाइक्लर्स के लिए?
गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो हमारी तरफ बिजनेस एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ सपोर्ट है, दैट इज एमएसएमई। अगर वो एमएसएमई की द्वारा सब्सिडी, एक सब्सिडी नाम होता है, अगर सब्सिडी अगर किसी भी इंडस्ट्री को शुरुआत में सपोर्ट के तौर पे मिल जाए, तो उसकी वर्किंग और उसका जो सपोर्ट है, उससे इंडस्ट्री को फ्लरिश होने में बहुत ईजी पड़ता है और एक वर्किंग कैपिटल का वर्किंग हैंड मिल जाता है। साइड बाय साइड ईपीआर का अगर अपन देखा जाए तो ईपीआर पहले की तारीख में, पहले के ज़माने में लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ईपीआर का जो क्रेडिट सिस्टम आया, इसको जो अवेयरनेस हुई, उसको जो मार्केट में फ्लरिश हुआ है, उससे भी बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है। एक इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो ईपीआर पे अगर प्रति काम करेगा, तो साइड बाय साइड उसको भी बेनिफिट होगा, प्लस गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। और साइड बाय साइड आप देखा जाए तो गवर्नमेंट से जो रिसाइकलिंग चीज़ें हैं, जो रीयूज़ वाली चीज़ें हैं, वो भी मार्केट से धीरे-धीरे रीयूज़ होती जाएँगी। तो सबको फ़ायदा है, इंडस्ट्री को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा है और एनवायरनमेंट को फ़ायदा है उससे। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की बात करें, ईपीआर क्रेडिट्स जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसका अगर लॉन्ग टर्म अगर इसका यूज़ होता है, तो इससे रिसाइकल को क्या बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है। अगर हर कोई ईपीआर के प्रति काम करेगा, अवेयर रहेगा, तो गवर्नमेंट के साथ-साथ सबसे बड़ा फ़ायदा इंडस्ट्री वाले को है। वो काम करने में और रुचि दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा काम करेगा, उतना ज़्यादा उसके ईपीआर क्रेडिट्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा मार्केट से वो जो वेस्ट स्क्रैप रहता है, वो रिसाइकल होएगा। तो वेस्ट स्क्रैप भी रिसाइकल हो रहा है मार्केट से, रीयूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री वाले का भी फ्लरिश हो रहा है और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। सर, अगर आपको हमारे कुछ ऑडियंस को अगर इंट्रोड्यूस करना है, जो रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं, जो गलती आपने की है, वो ना दोहराएँ? मैं अगर आज की तारीख में देखा जाऊँ, जो भी इंडस्ट्री आना चाहती हैं, आज बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं, नया काम करना चाह रहे हैं, पॉल्यूशन को लेके, या फिर उनको भी जागरूकता आ रही है लोगों को कि हम कहीं न कहीं से जो स्क्रैप इतना जनरेट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में और देखा जाए तो सिटी में इतना जनरेट हो रहा है, हर कोई अवेयर होता जा रहा है आजकल। और उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हर किसी की चाह होती है कि हम भी इस चीज़ को खत्म करें, आगे चीज़ों को सेटल करके खुद भी काम करें। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर कोई भी आना चाहे, काम की कमी नहीं है, स्क्रैप भी अवेलेबल है, जितना चाहे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, बस आपको काम करने की चाह होनी चाहिए। थैंक यू आयुष जी। वेलकम। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए डेफ़िनिटली बहुत ही बेनिफिट्स रहेगा। मुझे और भी अच्छा लगा आपके साथ सब चीज़ें शेयर करके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्लास्टिक वेस्ट एंड रिसाइक्लिंग सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट आयुष जी ने हमें अभी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में से बताया है, जिससे इसकी पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो आप क्लाइमेटो टीवी के साथ जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।